साथियों नमस्कार। टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट फिर एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप सभी देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई प्रस्तुत करता हूं तथा कामना करता हूं भगवान गणेश एवं लक्ष्मी माता जी से कि आप सब लोगों के जीवन में खुशहालियां भरपूर आए, धन धान्य से आप भरपूर रहें। साथियों, सुख शांति की भरमार हो आपके जीवन में, कभी कोई विपत्ति या दुख का सामना न करना पड़े। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही जटिल समस्या जिससे आज हमारा पूरा देश जूझ रहा है और उससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट 2012 में बनाया था, पास्को एक्ट। लेकिन पास्को एक्ट साथियों, इसका प्रचार प्रसार न होने के कारण बहुत सारे लोग इसके जानकारी के अभाव में इस एक्ट के शिकार हो रहे हैं और ताउम्र जब तक जिएंगे तब तक जेल में अपना ताउम्र जीवन गुजारने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने पास्को एक्ट खतरनाक क्यों है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आमतौर पर पास्को एक्ट जो है, अगर हम देखें तो अधिकांशतः जो युवा अवस्था के लड़के हैं, जैसे 18 वर्ष से लेके हम 30 वर्ष के बच्चों को मान लें कि उनके द्वारा इस तरह के अपराध में सम्मिलित होने की प्रोबेबिलिटी या संख्या बहुत ज्यादा है और वो लोग समझते नहीं हैं। आखिर यह युवा वर्ग यह मानता है कि अगर हम किसी की हत्या कर दें, मर्डर कर दें, तब भी हमारा अधिकतम 3 माह, 6 माह या 1 माह, 1 वर्ष में जमानत हमको मिल जाती है। तो ये तो 376 है, इसमें भी मिल जाएगी और अपने मन को बहका देते हैं और बहका के गलत कार्य कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। साथियों, पास्को एक्ट अन्य एक्टों से बिल्कुल विपरीत है। अब ये बिल्कुल विपरीत कैसे है, इसके बारे में अगर हम कहें तो पास्को एक्ट की धारा 29 और 33, पास्को एक्ट की धारा 29 यह कहती है कि अगर यह ऑफेंस आपके ऊपर लगाया गया तो यह माना जाएगा कि आप दोषी हैं, सीधी सी बात। जबकि अन्य धाराओं में ऐसा नहीं माना जाता। अन्य धाराओं में माना जाता है कि जब तक न्यायालय के द्वारा दोष सिद्धि नहीं किया जाता, न्यायालय के द्वारा आपको दोषी नहीं ठहराया जाता, तब तक आप दोषी नहीं माने जाते और इसी सिद्धांत के फलस्वरूप हम लोगों को जमानत भी आसानी से मिल जाती है और हम अपने दिनचर्या के सारे कार्य भी आसानी से करते रहते हैं और प्रकरण चलता रहता है। जबकि पास्को एक्ट में ऐसा नहीं है। पास्को एक्ट का अगर ऑफेंस आपके ऊपर लगा तो आप दोषी हैं। अब आपको सिद्ध करना है कि हम दोषी नहीं हैं, हम निर्दोष हैं, उसको साबित करना बहुत ही कठिन हो जाता है। साथियों, अगर हम पास्को एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण धाराओं की चर्चा करें जिसमें हम लोगों को आजीवन कारावास तक की सजा होने का प्रावधान है, वो भी इस एक्ट के तहत आजीवन कारावास का अभिप्राय यह है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल तक कारावास, यानी जितना उसका जीवन काल है तब तक जिएगा जब तक वह जेल में ही रहेगा, यानी मृत्यु के बाद ही वह जेल से वापस आएगा। यह इसमें प्रावधान किया गया है आजीवन कारावास में। तो इसमें अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 3, 5 और 7, 9, लेकिन मुख्य रूप से 3 और 5 बहुत ही महत्वपूर्ण कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। 3 का दंड हम धारा 4 में देते हैं और 5 का दंड हम धारा 6 में देते हैं। अगर धारा 3 देखें तो धारा 3 यह कहता है प्रवेशन लैंगिक हमला, यानी कि आप अगर
इस तरह का प्रवेशन लैंगिक हमला, यानी कि आप किसी बालक पर अगर गुदा में, मुंह में या किसी भी अन्य पार्ट्स में अपने लिंग का प्रवेशन करते हैं तो यह प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाता है और इसका सजा धारा 4 में दिया गया है, जिसमें कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास। आजीवन कारावास जिसमें होगा उसमें बालक की उम्र 16 वर्ष से कम हो। अगर 16 वर्ष से अधिक है तो आपको कम से कम 10 वर्ष तक का सजा मिल सकता है, लेकिन अगर 16 वर्ष से कम है तो आजीवन कारावास भी आपको हो सकता है, यानी कि 16 वर्ष से कम पर 20 वर्ष या आजीवन कारावास, और 16 वर्ष से अधिक भी है तब भी 10 वर्ष या आजीवन कारावास। लेकिन आजीवन कारावास का अभिप्राय यह है कि शेष प्राकृत जीवन तक आप जेल में ही रहेंगे। तो यह धारा 3-4 में यह प्रावधान है। इसी तरह से धारा 5 में भी इसी तरह का प्रावधान है, जिसमें गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला बोला जाता है, यानी कि अगर यह विशेष रूप से उन सरकारी संस्थाओं, संगठनों या लोक सेवकों के विरुद्ध भी यह धारा बनता है, जब उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाता है, या किसी समूह के द्वारा, संगठन समूह बना के या 3-4 लोग या 2 लोग मिल के इस तरह का कोई लैंगिक हमला करते हैं तो धारा 5 में इसमें दंड, धारा 5 का अपराध बनता है, जिसमें दंड आपको धारा 6 में मिलता है, जिसमें कम से कम 20 वर्ष या आजीवन कारावास। आजीवन कारावास तो आप जान ही लिए। तो इस तरह से धारा 3 और 5 यानी 3, 4, 5, 6 ये धारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 7, 8, 9, 10 जो ये धाराएं हैं 11 तक हैं, जिसमें ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं है। अधिकतम 3 से 7 वर्ष तक का ही प्रावधान है, यानी आप आसानी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर 3, 4, 5, 6 धारा लग गया तब आपको बाहर आना या जमानत होना बहुत ही रेयर माना जाता है, रेयर से रेयर माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यह धारा लगा तो आप दोषी हैं। अब मैं आप लोगों को इस खतरनाक पास्को एक्ट से अगर मान लीजिए किसी युवा के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर लग गया तो वह निर्दोष, दोष मुक्त कैसे हो सकता है, उसके बारे में बहुत सारे साइटेशन हैं, बहुत सारे न्याय दृष्टांत हैं माननीय हाई कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के। लेकिन फिर भी आप लोग यह स्पष्ट रूप से जान लें कि यह धारा बहुत ही खतरनाक है। अन्य किसी भी तरह का आप अपराध करते हैं तो आपको बचने की संभावना कम से कम तो 80 से 90%, 100% तक हो सकती है, लेकिन इसमें बचने की संभावना 10 से 20% भी नहीं होती है। अब इसमें मुख्य रूप से पास्को एक्ट का जो प्रावधान है वह उम्र पर निर्धारित है। अगर जो बालक है, जो पीड़ित है, जो आहत है, उसकी उम्र 18 वर्ष से कम सिद्ध हो जाता है कि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसके साथ आप किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किए हैं, तब आपको इस प्रकरण में बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जन्म सिद्ध न हो, जन्म में सस्पेंस हो, तब आपको कहीं ना कहीं दोष मुक्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब इसमें अक्सर यह जो धाराएं लगती हैं वह ऐसे बालक, ऐसे पीड़ित इसके शिकार होते हैं जो बहुत ही कम पढ़े लिखे हों, अशिक्षित हों या जानकार न हों।
ऐसे लोग इसके शिकार होते हैं। और अशिक्षित के द्वारा भी ऐसा अपराध भी कारित किया जाता है, क्योंकि उनको इस तरह के एक्ट के बारे में जानकारी नहीं रहती है कि इसमें क्या प्रावधान दिया गया है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज दीपावली के पावन पर्व पर मैं आप सब लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि आप कुछ भी हो जाए लेकिन पास्को एक्ट से बचकर रहें, यानी बालकों का किसी भी तरह का लैंगिक हमला न करें, अन्यथा आपके शेष प्राकृत जीवन काल तक आप जेल चले जाएंगे। मेरा मकसद डराना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। आप अलर्ट हो जाएं, सचेत हो जाएं, इस तरह का कृत्य न करें। अब हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट बताने जा रहा हूं, जिसका सहारा लेके आप उक्त प्रकरण में निर्दोष साबित हो सकते हैं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है हमारा उमेश चंद्र विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1962 SC 1057। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि माता और पिता की साक्ष्य उम्र के निर्धारण में श्रेष्ठ होती है, और जब यह साक्ष्य उपलब्ध न हो तब स्कूल के रजिस्टर की प्रविष्टि देखना चाहिए, और यह प्रविष्टि किस सामग्री और किसकी सूचना के आधार पर की गई है इसका भी अवलोकन करना चाहिए। यानी कि माता पिता जो साक्ष्य देंगे वह तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर माता पिता को सही जन्म तिथि नहीं मालूम है तो प्रवेश पंजी रजिस्टर देखा जाता है, लेकिन प्रवेश पंजी रजिस्टर जो होता है उसमें जन्म तिथि जो लेख कराई गई है वह किस आधार पर कराई गई है इसका भी अवलोकन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। इसी तरह से साथियों, दूसरा साइटेशन है सुनील विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा 2010 1 SCC 742। इसी तरह से एक और है संजीव कुमार गुप्ता विरुद्ध स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य 2019 SSC ऑनलाइन SC 926। इन दोनों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि स्कूल के रिकॉर्ड में जन्म तिथि बिना किसी आधारभूत दस्तावेज के लेख की गई है तो वह प्रमाणित एवं विश्वसनीय होना स्वीकार नहीं की जा सकती। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर प्रवेश रजिस्टर में जो जन्म तिथि लिखाई गई है उसके समर्थन में जन्म प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है या एफिडेविट नहीं दिया गया है माता पिता का, तब हम उस पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं और जन्म तिथि जो है वह शंकास्पद हो जाएगी, और शंकास्पद होने पर इसका लाभ आरोपी को अवश्य मिलेगा। आप लोग फिर एक बार जजमेंट नोट कर लें। सुनील विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा 2010 1 SCC 742। संजीव कुमार गुप्ता विरुद्ध स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य 2019 SSC ऑनलाइन SC 926। यह बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसके अलावा द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स वर्सेस सुहम संग्रह 2022 SCC ऑनलाइन SC 1952। इस संबंध में भी माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में यह प्रतिपादित किया है कि ये जो ऊपर वाला हम साइटेशन बता रहे हैं उसी से रिलेटिव है, तो जन्म तिथि से संबंधित द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर और वर्सेस सुहम संग्रह। अब आगे इस संबंध में जबलपुर उच्च न्यायालय के द्वारा भी यह एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि साला के प्रमाण पत्र पर
विश्वास नहीं किया जाएगा यदि प्राचार्य यह नहीं बता सकता कि किस आधार पर जन्म तिथि अंकित की गई है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का। इसमें है राम सुरेश सिंह विरुद्ध प्रभात सिंह 2009 6 SCC 681, जिसमें भी वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अगर प्रिंसिपल यानी शाला का प्राचार्य यह नहीं बता पाता कि जन्म तिथि किस आधार पर अंकित की गई है, तब भी हम उस जन्म तिथि को विश्वसनीय नहीं मान सकते। इसी के संबंध में और बहुत सारे जजमेंट हैं साथियों। विरमदल सिंघवी विरुद्ध आनंद पुरोहित 1998 सप्लीमेंट्री SCC 604, यह भी बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसी तरह से अमालू वर्सेस स्टेट ऑफ AIR 2011 SC 715, यह भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मुर्गन एलियास सेल्टू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011 6 SSC 111 के 25वें चरण में भी इसी तरह का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसके अलावा हम विजय उर्फ चीकू वर्सेस स्टेट ऑफ MP ILR 2023 MP 1243, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि नाम लिखाते समय जन्म तिथि का कोई दस्तावेज पेश नहीं जिससे वास्तविक जन्म तिथि नहीं माना जा सकता। अगर नाम लिखाते समय आप जन्म प्रमाण पत्र संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिए हैं तो उसको हम प्रमाणित नहीं मान सकते। तो इस तरह से हम इन जजमेंट का सहारा लेके हम उनके जन्म तिथि को अगर शंकास्पद बना दें, तब हमें इस केस में दोष मुक्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। और जमानत का प्रावधान अगर देखा जाए तो इस एक्ट में नहीं है। जमानत मिलना बहुत ही रेयर है। अगर न्यायालय को यह लगता है कि वाकई में इसके साथ गलत नहीं हुआ है, इसकी जन्म तिथि, बालक की जन्म तिथि 18 वर्ष से अधिक है, या जो भी कुछ हुआ है यह घटना कारित नहीं हुई है, ऐसा प्रतीत होता है, तभी इस प्रकरण में इस एक्ट में जमानत मिलती है, अन्यथा जमानत मिलना दुर्लभ हो जाता है। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा होती जा रही है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बालक का प्रति परीक्षण में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न पूछें जो आरोपी को निर्दोष साबित करने के लिए सहायक सिद्ध हो। इसके अलावा हम पिता का बताएंगे, हम माँ का बताएंगे, विवेचक का बताएंगे। तो आगे आने वाली वीडियो आप लोग देखते रहिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।